बात करूं सुनील भाई आपसे इसलिए कि एक चीज मैं जरा और समझूं। जो मोदी जी ने इस बार एक आंकड़े अब आ गए हैं कि 425 करीब सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें से करीब 106 सीटों पे आयातित उम्मीदवार, आयातित मतलब जो पिछले 5-7 वर्षों में दूसरी पार्टियों से आए हैं और ज्यादातर अधिकतर कांग्रेस से, वो उम्मीदवार हैं। मतलब 25% उम्मीदवार आज की तारीख में भाजपा के ओरिजिनल भाजपाई नहीं है। मतलब अगर खराब भाषा में और स्टूडेंट डेस्क की भाषा में कहें तो हाफ पैंट के वाले तो नहीं है, उसमें हाफ पैंट वाले तो और कम होंगे। तो मैं सुनील जी ये समझना चाह रहा हूँ, जो नड्डा जी का ये आया है, एक चीज ये भी स्पष्ट करिएगा, नड्डा जी अपने आप तो ये कहने की मेरे ख्याल में नड्डा जी को में नहीं ये हिम्मत है कि वो अपने आप को इस तरह का वो कहें। ये जब नड्डा जी ने ये इंटरव्यू दिया है और ये बताया है कि आरएसएस और हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो 101% बिना को ये मोदी जी के अप्रूवल के साथ ही है। तो मैं पहली आपका, अच्छा हम लोग थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी रखें, 2-3 राउंड में बात हो जाए क्योंकि कई बहुत से पॉइंट है जो कवर करने हैं। लोग थोड़ा 5वें फेज के इलेक्शन का भी जानना चाहेंगे। तो पहली टिप्पणी ये, नड्डा जी का ये क्या मोदी जी के दिमाग में आरएसएस के प्रति जो विचार है वो है, इसका मतलब क्या है कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है? सुनील भाई। धन्यवाद आनंद जी। बिना आरएसएस के तो बीजेपी चल ही नहीं सकती है, ये संभव ही नहीं है उनके लिए। और यह अपने इंटरव्यू में ही नड्डा साहब ने स्वीकार किया है कि वो हमारा वैचारिक संगठन है। और अगर आप उसको अपना वैचारिक संगठन स्वीकार करते हैं, मातृ संस्था स्वीकार करते हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है कि आरएसएस के बगैर आपका काम चल जाए। और आरएसएस अगर निष्क्रिय हो जाती है जब, तभी हम सभी लोग के मन में चिंता होने लगती है कि आखिर बीजेपी कहाँ जाएगी, कहाँ लेके जाएगी। और इनके पास, जैसे आप जो आरएसएस का बीजेपी का संगठन महासचिव होता है, क्या आना बंद हो गया। जो विभिन्न राज्यों में आरएसएस के संगठन महासचिव होते हैं, क्या उनकी तैनाती बंद हो गई। आरएसएस के लोगों की प्राथमिकता जो संगठन में को मिलती रही है, क्या वो खत्म हो गया। देखिए, ये पब्लिकली बीजेपी के लोग हमेशा इस तरह का बयान देते हैं, वो कभी स्वीकार नहीं करते कि हमें आरएसएस की आवश्यकता है। लेकिन ये जरूर है कि बिना आरएसएस के काम चल ही नहीं सकता। ये जरूर है कि भारतीय जो अभी ज्यादातर लोग आरएसएस को होते थे, इन्होंने अपने विस्तार के लिए दल बदलुओं को खूब प्रोत्साहित किया। और आपने कहा 106 लोगों को, 90 लोग उसमें ऐसे हैं जो पिछले 5 साल में पार्टी में आए। उसमें कम से कम 25 लोग ऐसे होंगे जो चुनाव घोषणा के बाद आए हैं बीजेपी में। तो पार्टी में शामिल करने, नए लोगों को शामिल करने, क्योंकि अभी कहते भी हैं कि हमको अपना विस्तार चाहिए, हमको सिद्धांतों पर करके हम बहुत अपना विस्तार देख चुके हैं। तो नड्डा साहब जो कह रहे हैं वो उसी का हिस्सा है कि जो एक उदारवादी समूह है समाज में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी को तो स्वीकार करता है, लेकिन संघ और आरएसएस को स्वीकार नहीं करता। ऐसे लोगों के पोषण के लिए इस तरह के जवाब दिए जाते हैं। अगर ये आरएसएस का सहयोग नहीं लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संगठन के आधारभूमि वही लोग हैं, वो कार्यकर्ता ही हैं या वो प्रतिबद्ध लोग ही हैं जो हर स्थिति और उस एजेंडे को लेकर चलते हैं जिस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। यह सही है कि आरएसएस को मोदी सरकार ने क्या नहीं दिया। आप सोचिए कि हमने और आपने भी देखा है कि आरएसएस के लोग कही जाते थे कि हमेशा अपने जो उनके कार्यकर्ता उन्हें घर में ठहरना, धर्मशालाओं में ठहरना, आज तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। किसी को सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब जेड प्लस सिक्योरिटी में भागवत साहब है। तो ये सत्ता के सुख भोगने की एक आदत सी पड़ी है या बढ़ावा दिया है मोदी सरकार ने, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन आरएसएस के बिना बीजेपी का काम चल जाएगा। सुनील जी, बस मैं अब एक चीज समझ लूं, जो ये एक जनरल आंकड़ा दे के प्रकाश भाई चले गए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा हवा हवाई भी है। उत्तर प्रदेश की जो अब सीटें हैं 41, आप उसको अगर हम और आप अगर ऐसे जोड़ लें तो उस 41 में 2 या 3-4 सीटों को बोल दी, 3 या 4 बनारस और लखनऊ में आप कह सकते हैं कि बीजेपी की बढ़त है। बाकी किसी सीट पे आप नहीं कह सकते हैं। और उसी तरह से रायबरेली में बढ़त है राहुल गांधी की,
किसी सीट को आप क्लियर नहीं कह सकते, सब फंसी हुई सीटें हैं, कहीं किसी के एडवांटेज कहीं किसी के एडवांटेज। तो मुझे नहीं लगता है कि 41 में कोई बीजेपी 35 सीट या 36 सीट या 38 सीट लाएगी। 41 में अगर बीजेपी की जो इस समय उसके पास जो मतलब 2 ही सीटें इंडिया गठबंधन, अगर वो 20 22 25 भी रिटेन कर ले तो बड़ा उसके लिए वो होना चाहिए अच्छा। वो मैं एक छोटी टिप्पणी उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से अगले 3 चरणों के चुनाव का। सुनील भाई, एक तो आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कब जीती है? क्या वो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर जीती है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जीती है? क्या वो किसी आंदोलन के नाम पर जीती है? सामान्य राजनीतिक कार्यक्रमों पर तो कभी नहीं जीती बीजेपी। कुछ सीटें हैं जो जीती है, उसको जनसंघ के लोग भी जीते हैं वहां, जैसे कैसरगंज का नाम ले सकते हैं आप। 1952 की सीट भी हिंदू महासभा ने जीत लिया था। आप बांदा का भी नाम ले सकते हैं जिसमें जनसंघ के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन बाकी कोई ऐसी सीट हो जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक अभियानों में जीती। राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ तब जाके गोंडा के फैजाबाद की सीट इनके पास है, उसके पहले तो कभी नहीं जीते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के आकर्षण के जो आधार रहे हैं, हिंदुत्व का नारा चल रहा है? क्या इस सरकार को लेकर के कोई प्रो इनकम्बेंसी माहौल है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य मुद्दे ध्रुवीकरण के हैं वो सफल हो पा रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटें जहां पे वो भी जिन आप राजनाथ सिंह जी का नाम ले रहे हैं लखनऊ से, वो उनके अपना चूंकि उम्मीदवार इतने बड़े हैं इसलिए कोई बात नहीं हो रही। मोदी जी की बात इसलिए नहीं हो रही कि इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी में चलिए। लेकिन वाराणसी में जिस तरह का उन्होंने रोड शो किया, मेरे जैसा समझ वाला व्यक्ति तो उसकी आवश्यकता नहीं मानता, कोई आवश्यकता ही नहीं थी आपको। दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वाराणसी दक्षिणी सीट जीतने में बीजेपी को पसीने आ गए, ये तो बताता है कि वहां की राजनीतिक स्थितियां क्या है। लेकिन ठीक है, एक बड़े पराक्रमी उम्मीदवार हैं, इसलिए कोई दिक्कत मैं नहीं मानता। मैं भी आपसे सहमत हूं कि लखनऊ में भी कोई समस्या नहीं, ये सब शहरी सीटें हैं, खुद मान के चला जाए। लेकिन बाकी अगर आप देखिए, झांसी को ही मान लेता हूं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी आप मान के चलिए कि अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीता था। जालौन को भी आप मान लीजिए कि अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीता था। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं है। क्या बांदा में जो विधानसभा चुनाव के दौरान रिजल्ट आए वो इंगित करते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बांदा में अपना स्थानीय नेतृत्व तक नहीं डेवलप कर पाई। आरके सिंह पटेल साहब बसपा सपा से जीतते हुए बीजेपी में आ गए और फिर वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आप बाराबंकी की सीट को आप ले लीजिए, बाराबंकी में कब जीती है बीजेपी? सवाल इस बात का है कि जो ये 14 की 14 सीटें हैं, इन 14 में 13 सीटें तो सही है कि बीजेपी के पास ये 2019 में थी। लेकिन 2019 में क्यों थी? जिनका आपने शुरुआत में उल्लेख किया कि बालाकोट और पुलवामा की पृष्ठभूमि में चुनाव हुए। इन कारणों से ये परिणाम सामने आया था। आज तो स्थिति नहीं है। उसमें भी 2019 में भी रायबरेली हारे थे। ये बहुत जबरदस्त माहौल था पूरे देश भर में, लोग भी एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लग रहा था। अगर हमीरपुर की सभा में मोदी जी को यह कहना पड़े कि आप लोग कहें तो मैं बोलूं, ये क्या मैं इसको राजनीतिक सामान्य घटना नहीं मानता कि लोग सुनने के लिए न तैयार हो। ये जो कल की मीटिंग थी उनकी हमीरपुर में, क्या माहौल, किस तरह का माहौल था? जबकि वह हमीरपुर है जहां पे बुंदेलखंड में एक अच्छा खासा बीजेपी का माहौल रहा। लेकिन बुंदेलखंड के साथ जो बातें कही गई थी वो क्या पूरी हुई? इसी बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि विधानसभा के चुनाव खत्म होते ही मार्च में आवरा पशुओं की जो समस्या खत्म हो जाएगी। क्या हो गई? जो पेयजल की समस्या उस इलाके में है, पानी की जो समस्या है, उसका समाधान हो गया। ये कहा गया था कि डिफेंस कॉरिडोर के बनने से जो बेरोजगारी की समस्या उस इलाके में है वो खत्म हो गई, उसका समाधान करने का प्रयास किया गया। कौन से ऐसे काम हुए जिससे आज फिर आपके साथ बुंदेलखंड खड़ा हो जाए? हो सकता है खड़ा रहे, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो हालात तो नहीं बनाए आपने। क्या अवध की जो स्थिति है, फैजाबाद, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी, इस सब की सब सीटें ऐसी हो सकती हैं जो बीजेपी के पक्ष में चली है? क्या उस तरह का राजनीतिक माहौल बना है? मैंने यही बाराबंकी में कैसरगंज है ना जहां पे बेनी प्रसाद वर्मा जीते हैं कम से कम 6 बार।
हालात ये नहीं है, इतिहास तो ही गैर बीजेपी का है। और विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। आप जिनका भी उपाध्याय जी ने बिहार में का नाम लिया, मैंने सीतामढ़ी और मधुबनी, इन सीटों पर मान के लाभ चले कि पीछे विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजद की वो मजबूत उपस्थिति नहीं है जो बीजेपी एनडीए की है। बाकी जगहों पर सारण में जो चुनाव जीता है आरजेडी ने, और जो एक रूढ़ी जी के खिलाफ कोरोना काल के दौरान जो माहौल बना, और जो एक सहानुभूति जगी इनकी बेटी के प्रति लालू जी के लिए, सामान्य चुनौती है क्या हो? यह 2019 का चुनाव नहीं है। आप हाजीपुर की बात, हाजीपुर में जो उपाध्याय जी ने कहा उसमें बड़ा एक कारण और भी है, वह है पारस के भितरघात का। पशुपति पारस के भितरघात से आप इनकार नहीं कर सकते। वो कहां पर पन्ना प्रयोग बने हुए हैं, कहां घूम रहे हैं लोगों को वोट मांगने के लिए, कैसे संभव है? तो सामान्य घटना है। और जो उनके खिलाफ उम्मीदवार है 2 बार का एमएलए है, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी पैराशूट को उतार दिया आरजेडी ने। तो चाहे हाजीपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सारण हो, जो ये सीटें भी है बिहार में, इसकी स्थिति भी बीजेपी के साथ नहीं है। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, 7 सीटें हैं, 7 में 3 सीटें जीती थी बीजेपी, जिसमें 2 सीटें बैरकपुर और बनगांव तो मामूली अंतर से जीती है, बहुत मामूली अंतर से, 1% का भी अंतर नहीं है। हुबली की सीट में जहां लाकेट बनर्जी चुनाव जीती हैं, वहां पे आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटें टीएमसी ने जीत लिया। एक सीट नहीं, सब की सब। एक बनगांव की सीट ऐसी है जहां विधानसभा चुनाव के दौरान भी टीएमसी को सफलता नहीं मिली, जो बाकी जगहों पर मिली। बाकी हावड़ा है, श्री रामपुर है, आरामबाग है, ये सब के सब तो टीएमसी के गढ़ है। 4 सीटें 2019 के में जीता था उन्होंने। और उन सीटों पे जो 3 सीटें बीजेपी के पास है, वो बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये संकट है उनके सामने। सामान्य माहौल में मुझे लगता है कि बीजेपी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई हिस्सा हो, गुजरात को मैं नहीं उसमें नहीं मानता, जहां पे बीजेपी का वो राजनीतिक प्रदर्शन हो सकता है जो 2019 में हुआ। उत्तर प्रदेश में भी